नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। तो इसमें देखिए हम लोग आज यूनियन बजट के बारे में बातचीत करेंगे जो 2023-24 का है, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में है और मतलब बजट से क्वेश्चन आपके हर पेपर में बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट आपके फैक्ट हैं उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और ध्यान रखिएगा आप, जो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो देखिए बजट 2023-24 प्रस्तुत किया गया है अभी 1 फरवरी को। तो ये इसका जो संविधान में इसका नाम है उसका बजट, इसको हम आम बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं, लेकिन इसका नाम है एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, यानी कि आर्टिकल 112 के तहत रखा गया है। और 2016 से पहले क्या हुआ था कि बजट 2016 से पहले फरवरी के लास्ट में प्रस्तुत किया जाता था, अभी ये 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। और स्टेट में जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो अनुच्छेद 2 में है, अनुच्छेद 202 में है, क्योंकि हम अगर स्टेट की तैयारी करते हैं तो उससे संबंधित क्वेश्चन बनने की संभावना बन जाती है। अब बजट बही खाते में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि ये देखिए जो निर्मला सीतारमण जी ने हाथ में पकड़ा हुआ है ये बही खाता है। ठीक है, तो इसके अब बजट बही खाते में प्रस्तुत किया जाता है। और 2021 से बजट पेपरलेस हो गया, यानी कि जो बही खाते में होता है वो पेपर की जगह लैपटॉप होता है। ठीक है, तो अमृतकाल का ये पहला बजट है, 25 वर्ष का हमारा अमृतकाल है। निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया, 5वीं बार इसको प्रस्तुत कर रही है। ठीक है, अब इसका इतिहास जान लेते हैं हम लोग बजट का। जो ब्रिटिश भारत में सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया था, ब्रिटिश भारत में सबसे पहले 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। फिर स्वतंत्र भारत में 1947 में षणमुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया था। गणतंत्र भारत का 1950 में जॉन मेयार्ड में प्रस्तुत किया था, लेकिन वित्त मंत्री थे जॉन मेथाई। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक बार किसने प्रस्तुत किया, तो मोरारजी देसाई ने 10 बार प्रस्तुत किया है। पहली महिला कौन है, इंदिरा गांधी है। और पूर्वकालिक सर्वाधिक बार किसने प्रस्तुत किया, तो निर्मला सीतारमण। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो इंदिरा गांधी ने प्रस्तुत किया ये उस टाइम पे पीएम थी, यानी कि प्रधानमंत्री थी। ठीक है, वित्त मंत्री नहीं थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसका जो आर्थिक विकास दर है वो 2022-23 में 7 रहा है, और अब ये 2023-24 में 6.5% रहने का अनुमान है। पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था कौन है, तो इंडिया है। और इसमें कुछ योजनाएं भी हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि योजनाएं कौन कौन सी हैं। तो पूरे विश्व में देखिए पीएम गरीब कल्याण योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, ये 1 जनवरी 2023 को लागू की जा चुकी है। इसमें हमने आर्टिकल डिस्कस कर लिया है। और ये लॉकडाउन के समय शुरू हुई थी कि क्योंकि काम चल नहीं रहा था, तो कुछ लोगों को जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं उनका काम चल नहीं रहा था, तो उसके लिए उनको मुफ्त अनाज उनको मुफ्त अनाज उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य था। और ये 1 साल के लिए बढ़ाई जा चुकी है। ठीक है, उसके बाद 2014 की तुलना में देखिए कुछ तुलना की गई। 2014 से पहले क्या था, तो अभी हमारी प्रति व्यक्ति आय 1.97 लाख है, और अर्थव्यवस्था 10वीं से 5वीं गई है। ब्रिटेन को पीछे छोड़कर हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। ठीक है, 4 नंबर पर कौन कौन से ये आप बताइएगा। और उसके बाद देखिए स्वच्छ मिशन योजना चलाई गई है 2 अक्टूबर 2014 को। ये कब चलाई गई ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके बजट में हैं, और यही आपके एग्जाम में पूछ लेगा, फिर आपको लगेगा 2014 का करंट पूछा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके जो चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं उन्हीं के बैकग्राउंड में जाके क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को है, और इसमें 11.7 करोड़ शौचालय, घरेलू शौचालय बनाए गए हैं। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू की गई थी बलिया उत्तर प्रदेश से। इसमें 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन किए हैं। और पीएम जनधन योजना, इसमें जीरो बैलेंस पे अकाउंट जो खुलवाया जाता था, तो इसमें 47.8 करोड़ बैंक खाते खुले हैं। और पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों को बीमा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि फैक्ट ही है, और जहां समझ में ना आए बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपकी सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। तो पीएम सुरक्षा बीमा एवं पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत बता चुके हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 22.2 लाख करोड़ का स्थानांतरण किया जाएगा। फिर उसके बाद अमृतकाल का, जैसे कि कुछ साल आने वाला होता है या सप्ताह का हम टारगेट बनाते हैं कि इस सप्ताह में हमको क्या करना है, या फिर आने वाले साल में हमको क्या करना है, तो वैसे ही आने वाले 25 वर्षों में जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात की गई। तो युवा वर्ग पर ध्यान दिया जाएगा, रोजगार, और फिर आर्थिक वातावरण को सुधारा जाएगा, इसके बारे में बातचीत की गई। ठीक है, तो देखिए भारत में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो देखिए महिलाओं को आर्थिक स्थानांतरण, महिलाओं को सशक्तिकरण बनाया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, इसमें क्या होगा, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पीएम के अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो पारंपरिक शिल्पकार हैं उनको कुछ समर्थन दिया जाएगा। जो मतलब कि शिल्पकार है हमारे यहाँ परंपरा के अनुसार जो बनाते हैं सारी चीज़ें, तो उनको समर्थन दिया जाएगा। तो वित्तीय समर्थन दिया जाएगा, कौशल विकास, बाजार, डिजिटल साक्षरता, सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई जाएंगी। उसके बाद पर्यटन पे बात की गई। फिर उसके बाद हरित विकास में हरित खेती, हरित ऊर्जा और हरित भवन, इसके बारे में अभी हम डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बजट की 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं, तो इन पे बात कर लेते हैं।
इसमें देखिए अमृतकाल में जो है उसके बारे में है। तो समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, हरित विकास, क्षमता उभारना और संरचना और निवेश। ठीक है, तो हम लोग समावेशी विकास यानी कि पहले नंबर पर बात करते हैं। तो समावेशी विकास इसमें एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन से संबंधित बातचीत करेंगे। तो इसमें देखिए कृषि से क्या है कि एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड दिया जाएगा और युवा उद्यमियों को, जो गांव के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो अपना एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्र से, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें वो प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र में जाना चाहते हैं। टमाटर का सॉस में उत्पादन करना चाहते हैं, सॉस बनाना चाहते हैं उसका, तो ऐसे। ठीक है, और फिर जो आटा होता है या फिर गेहूं से ब्रेड बनाना चाहते हैं उसके लिए इनको पैसा दिया जाएगा, जो युवा हैं ग्रामीण क्षेत्र के। उसके बाद दूसरा है देखिए आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। इसके तहत 22 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, 2200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। किस लिए? कि अगर आप बागवानी करना चाहते हैं और पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं तो उसके लिए। ठीक है, फिर उसके बाद मिलेट है। देखिए मिलेट के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं ये चीज़ आप देख लीजिए। मिलेट के अंतर्गत आपकी ज्वार, रागी, बाजरा, कुटकी और सामा ये फसलें आती हैं। तो इन्हीं के संबंधित बातचीत की जा रही है कि जो मिलेट फसल है उसको श्री अन्न बोला जाएगा, अन्न नहीं बोला जाएगा। जैसे कि हम फादर या फिर जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो बड़े होते हैं तो उनके श्री या श्रीमती लगा देते हैं, तो इनके आगे अब श्री लगेगा, श्री ज्वार, श्री रागी ऐसे। फिर उसके बाद पोषण, खाद्य सुरक्षा, किसानों का कल्याण इसमें निहित है। ये सारी चीजें बताई गई। सबसे बड़ा उत्पादक है मिलेट फसलों का, सबसे बड़ा उत्पादक है भारत और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद कृषि ऋण के लिए देखिए कृषि में आपको ऋण दिया जाएगा 20 लाख करोड़ का ऋण दिया जाएगा। इसमें कृषि में सिर्फ कृषि नहीं आता, फसल ही नहीं आता, इसमें पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन सारी चीजें आती हैं। अगर इससे संबंधित आपको बिजनेस करना है तो आपको लोन मिलेगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, स्वच्छ शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित बातचीत की गई है। तो इसमें क्या है, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन, ये एक बीमारी है। इसमें क्या है कि जनजातीय क्षेत्रों में जो लोग होते हैं उनके आरबीसी में, उनका आरबीसी का आकार जो होता है वो हंसियाकार हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो और उसमें आरबीसी की कमी हो जाती है तो उन लोगों को मृत्यु की संभावना ज़्यादा रहती है। तो 2024 तक इसे खत्म करने की बात की गई है। कौन सा है देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन जनजातीय क्षेत्र में। ठीक है, 2024 तक। फिर उसके बाद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, जैसे कि नवाचार तकनीकी, और कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो अभी मतलब टेक्नोलॉजी से उतना ज़्यादा जानकार नहीं है, तो उनके लिए भी बातचीत की जा रही है कि उनको तकनीकी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय खोले जाएंगे। इसमें क्या है कि अभी तक आप पुस्तकालय में या लाइब्रेरी में जाते थे तो एक बुक उठाते थे फिर आराम से पढ़ते थे, अब उसका डिजिटलीकरण होगा, यानी कि एक मतलब जैसे कि अभी मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ तो ऐसे ही एक आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चला दिया जाएगा। आपकी कोई भी बुक वो हर लैंग्वेज में, आपके क्षेत्रीय लैंग्वेज में भी मिलेगी, कोई भी बुक होगी तो वो एक चला दिया जाएगा और उसी को सब लोग पढ़ते रहेंगे। तो ऐसे में एक साथ कई सारे लोग मतलब उस बुक को पढ़ सकेंगे। ठीक है, उसमें प्राथमिकता 2 के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या है कि अंतिम छोर एवं व्यक्ति तक पहुंचना है कि अगर लास्ट में कोई व्यक्ति बैठा हुआ तो उसको भी उसका लाभ मिले। तो इसमें आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरुआत किया गया है, जिसमें 500 ब्लॉक रखे गए हैं। जैसे कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया गया था, इसमें 112 ब्लॉक रखे गए थे। उसी पैटर्न पर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है, 500 ब्लॉक। इसमें स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और आधारभूत संरचना इससे संबंधित बातचीत की रही है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये लग रहा हो कि मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप यूट्यूब पे जाके उसको धीमा करके सुन सकते हैं। और अगर आपको मतलब लग रहा हो कि मैं धीमे बोल रही हूँ तो आप तेज करके भी सुन सकते हैं या फिर आप ऐसे भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास ऑप्शन होते हैं, क्योंकि किसी को लगता है कि फिर मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ, तो आप उसको धीमा करके सुन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन है। इसके अंतर्गत इस क्या है कि कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं जो कि पूर्णतः जनजाति, मतलब कि वो मुख्य भूमि से, भारत के मुख्य भूमि से नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो जनजाति हैं, तो उनके बारे में बातचीत की गई। वो अभी भी वैसे ही खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं, वैसे ही रहते हैं जैसे कि वो नेचर के अकॉर्डिंग रहते हैं जैसे कि पहले रहते थे। तो आयोग कौन सा था जो कि इनको अलग ग्रुप बनाया? तो ढेबर आयोग था, 1973 में आया था। कितनी जनजातियाँ इसके अंतर्गत रखी गई हैं पीवीजीटी के? तो 75, और सर्वाधिक कहाँ है? तो उड़ीसा में। ठीक है, पीवीजीटी की जो सर्वाधिक जनजातियां हैं वो उड़ीसा में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ऊपरी भद्रा योजना, ये कर्नाटक के द्वारा चलाई गई है, और इसमें क्या है कि इसमें 5300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे कर्नाटक सरकार को सूखा से निपटने के लिए। ठीक है, सूखा से निपटने के लिए ये योजना कर्नाटक के द्वारा चलाई गई थी, सूखा से निपटने के लिए। तो केंद्र सरकार इसको पैसे देने वाली है, और ये योजना कहाँ की है? कर्नाटक की, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद भारत श्री योजना है। इसका फुल फॉर्म क्या है? भारत साझा पुरालेख निदान। इसमें क्या है कि 1 लाख प्राचीन पुरा स्थलों का डिजिटलकरण किया जाएगा, क्योंकि जो चीज़ भौतिक रूप से होती है वो उसका क्षरण निश्चित है, तो इसके डिजिटलीकरण कर लिया जाएगा ताकि आने वाली जनरेशन उसको देख सके। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिकता 3 के बारे में अवसंरचना और निवेश के बारे में है। देखिए इसमें क्या है, प्रभावी पूंजीगत व्यय और 13.13
7 लाख करोड़ रुपए होगा और जीडीपी का ये 4.5% होगा। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा और इसमें 2014 की तुलना में 9 गुना जो कि ज़्यादा है। वैकेंसीज भी आप देख लीजिए। और फिर उसके बाद देखिए 4th नंबर पे क्या है प्राथमिकता, इसमें क्या है चौथे नंबर पर है, जो चौथे नंबर की प्राथमिकता है इसमें सक्षमता को सामने लाना है, इसमें बात की गई है। तो देखिए इसमें क्या है कि एक योजना चलाई गई थी मिशन कर्मयोगी। इसके अंतर्गत जो प्रशासक होंगे जैसे कि जो सिविल सर्वेंट होंगे ये सारी चीज़ें, तो उनमें पारदर्शिता लाई जाएगी और वो भ्रष्टाचार को रोका जाएगा, जवाबदेही उनकी होगी। तो मिशन कर्मयोगी के तहत एक फिर से चलाई गई योजना कर्मयोगी, आई गॉट कर्मयोगी। इसमें जो मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आएंगे उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले मिशन कर्मयोगी चलाई गई, फिर उसके बाद इसी के अंतर्गत आई गॉट कर्मयोगी चलाई गई ताकि उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सके जो सिविल सेवक हैं, ठीक है, ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके, पारदर्शिता रहे। ओके, उसके बाद देखिए स्थायी खाता संख्या, यानी कि पैन कार्ड जो व्यवसायी हैं कार्ड होगा वही उनका पहचान पत्र होगा, ऐसी बात की जा रही है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे ई न्यायालय की बात की गई है। तो ई न्यायालय से संबंधित जो चीज़ें बात की गई कि इसमें कारगर न्यायालय, मतलब कि न्यायालय अच्छा हो और कारगर रहे, तो उसके लिए कुछ पैसे दिए जाएंगे। हमारे लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये याद रखिएगा इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ये तीसरा चरण इसका शुरू कर दिया गया है। फिर उसके बाद आगे देखिए 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन विकास के लिए 100 प्रयोगशालाएँ प्रस्तुत की जाएंगी कि अगर हम 5G चलाते हैं तो उसके मतलब कैसे उसको चलाया जाएगा, ये सारी चीज़ें के लिए 100 प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा। और ये 5G कब लागू हुई, तो 1 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। अब प्राथमिकता 5 के अंतर्गत आते हैं, एक मिनट, प्राथमिकता 5, ठीक है। इसके अंतर्गत हरित विकास के बारे में बात की गई। तो मिशन लाइफ गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था और 2070 तक हम लोग कार्बन का जो उत्सर्जन है वो जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं, कि टारगेट रखा है 2070 तक जीरो हो जाए। उसके बाद एक पंचामृत योजना है, ये यूपी की सरकार के द्वारा गन्ना के लिए लागू की गई, लेकिन ये पंचामृत योजना नहीं है, ये एक दूसरी पंचामृत योजना है जो कि COP26 के जब सम्मेलन हुआ था तो उसमें नरेंद्र मोदी जी ने इस पंचामृत योजना की बात की थी, ठीक है, जलवायु परिवर्तन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए हरित हाइड्रोजन मिशन है और हरित हाइड्रोजन मिशन इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसमें क्या है कि जो कि मतलब 19,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसमें 2023 में 5 मीट्रिक मिलियन टन वार्षिक उत्पादन किया जाएगा। देखिए हाइड्रोजन को क्या है कि अभी तक की क्लीन एनर्जी यानी कि सबसे स्वच्छ ऊर्जा हाइड्रोजन को माना जाता है। इसमें जो हम लोग तेल का यूज़ करते हैं जैसे कि पेट्रोल या डीजल, उसमें जो धुआं निकलता है, हाइड्रोजन का यूज़ करेंगे तो उसकी जगह पानी निकलेगा और वो पर्यावरण के लिए मतलब नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो यही बात की जा रही है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए PM प्रणाम एक योजना है, इसमें पृथ्वी मतलब कि इसमें यही चीज़ बताई गई कि पृथ्वी को प्रदूषित ना किया जाए, पृथ्वी को अच्छे से रखा जाए। तो इसमें पृथ्वी माता का पुनरुद्धार, इसके प्रति सजगता और पोषण सुधार किया गया, यानी कि जो हम लोग रासायनिक उर्वरक या यूरिया का प्रयोग करते हैं उससे हमारी पृथ्वी प्रदूषित होती है, तो उसको कम किया जाए। ये देखिए प्रदूषण को कम करना और फिर रासायनिक उर्वरक सीमित उपयोग और भूमि प्रदूषण को रोकना, गोबर और नैनो यूरिया का प्रयोग, यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो कौन सा है? PM प्रणाम। इसको आप याद रख लीजिएगा क्योंकि इसके शॉर्ट फॉर्म में आपको पूछेगा कि PM प्रणाम क्या है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सोचेंगे नहीं कि पृथ्वी से संबंधित है ना, क्योंकि इसमें प्रणाम है, तो आप इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद गोवर्धन स्कीम, इसके गोवर्धन स्कीम के तहत 500 अपशिष्ट आमदनी का संयंत्र बनाया जाएगा। इसका फुल फॉर्म भी आप देख लीजिएगा क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र खोले जाएंगे। उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, ठीक है। और फिर उसके बाद मिष्टी में क्या है कि तटीय पर्यावास और मतलब कि जो ठोस आमदनी है उसके बारे में बात की गई है, यानी कि जो तटीय क्षेत्र हैं जैसे कि मैंग्रोव वन, जो तटीय क्षेत्र हैं उनके विकास की बात की जाए, जो कि दलदलीय क्षेत्र हैं जो कि मैंग्रोव लवणीय है उनके विकास की बात की जा रही। तो कौन से? मिष्टी योजना के तहत, ठीक है। आप ये याद रखिएगा, मिष्टी किसी मिठाई को भी बोलते हैं। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अमृत धरोहर, ये आर्द्र भूमि से संबंधित है। अमृत धरोहर, एक मिनट, अमृत धरोहर है, ये आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए है, इसके बारे में बातचीत की गई। 75 रामसर साइट हमारे यहाँ अभी तक 75 रामसर साइट इंडिया में शामिल है और सर्वाधिक कहाँ पे है, कौन से राज्य में? तो तमिलनाडु में है। प्राथमिकता 6 के बारे में बात करें तो इसमें क्या है? युवा शक्ति से संबंधित बातचीत की गई है। इसमें क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 इसको शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू हो गया है। इसमें 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर रोबोटिक्स प्लस 3D प्लस ड्रोन के तहत खोले जाएंगे, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। फिर उसके बाद देखो अपना देश, क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मतलब
उनके पास इतनी अर्थव्यवस्था उनकी इतने मजबूत नहीं रहती, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहती कि वो बाहर जा सके, इंडिया के बाहर। तो हमारे यहाँ देखने के लिए इतना सारा, मतलब इंडिया में देखने के लिए इतने सारे कि हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज़ कही जा रही है कि सब लोग पहले अपने देश का भ्रमण करें, अपने देश में देखें, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले और इकोनॉमिक जो आर्थिक स्थिति है वो भी अच्छी रहे देश की। तो ये सारी चीज़ें कि पहले हमको अपना देश देखते हैं, जैसे कि हम जो भी है पहले हम अपने घर में सारी चीज़ें देखते हैं तब जाके बाहर देखते हैं। तो पहले आप उसको अपने घर में, मतलब अपने भारत में सारी चीज़ें देखें, उसके बाद अगर यहाँ के सारे आपके पर्यटक स्थल खत्म हो जाए तो आप बाहर जा सकते हैं। ऐसे में भारत को भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, जो लोग मतलब अर्थव्यवस्था से काफ़ी अच्छे नहीं हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक चलाया गया है। इसमें क्या है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में जो सीमावर्ती गांव हैं उनके विकास की बात की गई है। और फिर यूनिटी मॉल, इसमें क्या है कि जैसे कि यूनिटी मॉल में एक जिला एक उत्पाद और जीआई टैग जो है, जैसे कि कहीं का मतलब मान लीजिए कि आगरा का पेठा फेमस है, कहीं की साड़ी फेमस है, तो जो चीज़ें फेमस है उसको एक जगह पर यूनिट करके, यानी कि उसको एक जगह पर सारी चीज़ें एक ही जगह उपलब्ध हो जाए, तो ऐसी को कहते हैं यूनिटी मॉल। तो सारी चीज़ें एक जगह पर रखा जाए, इसी की बात की जा रही है, तो यूनिटी मॉल, ठीक है। फिर उसके बाद हम लास्ट वाला प्राथमिकता 7 के बारे में बात करते हैं, वित्तीय क्षेत्र। इसमें देखिए क्या है, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर और ऋण कुशल प्रवाह और वित्तीय स्थिरता, इसकी बात की गई है। महिला सम्मान बचत पत्र 2 वर्ष और 2025 तक 7.5% ब्याज दर है। और इसमें देखिए महिला जो सम्मान बचत पत्र है, इसमें 2 वर्ष का टाइम है, 2 वर्ष इसका रखा गया है, 2025 तक रहेगा। और ब्याज दर कितनी है, तो 7.5% ब्याज दर है। 20 लाख इसमें 20 लाख तक जमा हो सुविधा है, ठीक है। उसके बाद देखिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, इसके तहत क्या था, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत पहले 15 लाख रुपए जमा किए जा सकते थे, अब आप 30 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। उसके बाद राजकोषीय प्रबंधन में बात करें तो राजकोषीय प्रबंधन में देखिए राज्यों का राजकोषीय घाटा, अब बताया गया है कि राज्यों का राजकोषीय घाटा उनके जीडीपी का 3.5 से मतलब कि अधिक नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें बताई गई हैं। और इंडिया में 2022-23 में ये 6.4 था, 23-24 में इसका जो अनुमान है 5.9 और 25-26 में इसका 4.5 होने का संभावना है, ठीक है। ये बात की जा रही है। उसके बाद व्यक्तिगत आयकर, देखिए इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। पहले हमारे यहाँ जो स्लैब होते थे वो 6 होते थे, अभी पहले देखिए 6 स्लैब होते थे। और जो कि 2.5 लाख से जो 2.5 लाख से मतलब 0 से 2.5 लाख जो कमाता था उसको जो टैक्स देना रहता था वो 0 था। अब इसको 5 स्लैब कर दिया गया है। और इसमें कहा गया है रिबेट में यानी कि 5 लाख से, अगर 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख, यानी कि अगर 7 लाख आप कमा रहे हैं तो आप पर टैक्स नहीं लगेगा। और जो स्लैब है 5 स्लैब हैं, इनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। यानी कि अगर आप 0 से 3 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपका 0% टैक्स लगेगा। 3 से 6 लाख है तो फिर आपका 5%, 6 से 9 लाख है तो 10%, 9 से 12 लाख है तो 15%, और 12 से 15 लाख है तो 20%, और 15 से ऊपर है तो 30%, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ये सिर्फ बजट के लिए है, इसलिए मैं सिर्फ बजट आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब देखिए रुपया हमारे यहाँ कहाँ से आता है, इसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ से आता है, तो सबसे ज़्यादा हमको रुपया जो आता है देखिए 34% वो उधार से, हम लोग उधार लेते हैं। और जीएसटी से 17% आता है, निगम कर से 15% आता है, उसके बाद आयकर से 15% आता है। ये चारों चीज़ आप याद रख लीजिएगा कि 34% आपका, यानी कि 100 रुपये है तो उसमें से 34 रुपये उधार से, 17 जीएसटी से, और निगम कर से 15, आयकर से 15। उसके बाद ये देखिए ऋण रहित पूंजी 2%, फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7%, सीमा शुल्क 4%, कर रहित प्राप्तियाँ 6%। तो ये हमारा जहाँ से रुपया आता है उसके बारे में बातचीत की गई। फिर कहाँ जाता है, जो रुपया है वो कहाँ जाता है, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर हम सबसे ज़्यादा रुपया ब्याज से ले रहे हैं तो सबसे ज़्यादा देंगे भी, तो हमारा जो ब्याज भुगतान है उसके 20% चला जाता है। केंद्रीय क्षेत्रीय योजना में 17% जाता है, सब्सिडी में 7%, रक्षा में देखिए से 8%, जबकि इसमें अधिक होना चाहिए। केंद्रीय प्रायोजित योजना में 9%, वित्तीय आयोग में 9%, करों के शुल्क में 18%, अन्य व्यय में 8% और पेंशन में 4%, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एजुकेशन में जो है हमारा कितना जाता है, तो एजुकेशन में कहा गया है। अच्छा ये बताइएगा कौन सी योजना है जिसके तहत मतलब जो हमारा एजुकेशन जो मतलब नई शिक्षा नीति आई वो कौन सी योजना के तहत आई है, और उस योजना में कितना परसेंट, मैं चलो बता देती हूँ कि 6% उस योजना में बातचीत की गई कि आप शिक्षा में 6% खर्च करें। और हम लोग कितना खर्च कर रहे हैं अपनी जीडीपी का, 2.9%, ठीक है, 2.9% खर्च कर रहे हैं। अगर हमको किसी देश को आगे ले जाना है तो उसकी एजुकेशन और हेल्थ बहुत मतलब मजबूत होनी चाहिए, और यही सबसे कमजोर है। यानी कि 2.9% हम लोग जीडीपी का एजुकेशन में खर्च कर रहे हैं, हेल्थ में 2.1%, ठीक है।
तो ये बजट है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हो, और एक चीज़ बता दूं, ये मैंने अपना नोट्स आपके साथ साझा किया है, जो मेरा करंट का नोट्स है वही मैं आपके साथ साझा किया। तो अगर इसमें आपको कुछ गलती लगी हो या फिर आप मतलब कुछ आपको समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। और चलिए ठीक है, पढ़ाई कंटिन्यू करिए, क्योंकि मैंने एक वीडियो अपलोड की है कि यूपीएससी का फॉर्म आ चुका है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं जाके, और फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें क्या मतलब जो यूपीएससी का फॉर्म है उसको हम 21 फरवरी तक शाम 6 बजे तक फिल कर सकते हैं। तो आप अगर आप, और हाँ, सबसे ज़्यादा इसमें ये है कि इस बार 1105 इसमें वैकेंसीज़ हैं, तो वैकेंसी बहुत अच्छी है, फॉर्म फिल कर सकते हैं जाके, और जो लास्ट फॉर्म होगा वही आपका काउंट माना जाएगा। तो अब स्टडी कंटिन्यू करिए अपने, और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर डाउट हो तो ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।